अब उस दौरान में, अब चूँकि एक सीनियर पुलिस अफसर कह रहा है तो फिर आप उसको कोट करेंगे, वो स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन आगे चलकर वही चीज़ें गलत हो जाती हैं तो फिर बड़ा अफसोस होता है। मुझे याद है इस पबजी के चक्कर में जो थ्योरी आई, मैंने ही वारदात में, जो आज तक का शो है रात 11 बजे मैं करता हूँ, उसमें मैंने ये तक कहा कि ना मालूम कितनी ही औलादों, दूसरों के बच्चों को कोसा गया कि देखो ये ऐसे आजकल के बच्चे हैं और क्या क्या कहना पड़ता है, और फिर पता चलता नहीं मकसद और मोटिव कुछ और है, तो फिर बड़ा गिल्टी फील होता है। तो पबजी की कहानी असली नहीं है, क्यों नहीं है, फिर क्या है असली? पूरी कहानी तो आपको जो सामने रखूँगा, कुछ चीज़ें इसमें चूँकि अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड पर नहीं है तो वो शायद मैं उसको बचा के ले जाऊँ, लेकिन पूरी कहानी और पबजी की इस थ्योरी पे क्यों सवाल और क्या चीज़ें आ रही हैं वो आपके सामने। 7 जून की बात है ये, लास्ट मंडे की। मंडे को लखनऊ पुलिस के पास एक कॉल आता है। पता चलता है कि लखनऊ की कॉलोनी के एक घर में एक औरत की लाश पड़ी है। पुलिस की टीम पहुंचती है। घर में 2 बच्चे थे, एक 16 साल का, एक 10 साल की बच्ची। बेड पे एक लाश थी। पहचान हुई 40 साल की साधना के तौर पर। साधना की लाश की हालत बेहद ख़राब थी। लाश को पहली नज़र में ही देखकर अंदाज़ा हो गया कि इसकी मौत हुए करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, एक तो गर्मी का दिन भी। खैर, पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, हॉस्पिटल भेजती है। अब घर के अंदर 2 ही चश्मदीद, 2 बच्चे, दोनों नाबालिग। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। बच्चा जो है 16 साल का, वो फिर कहता है कि मैंने अपनी माँ को मारा है। जिस रिवॉल्वर से मारा गया वो घर के डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। पुलिस ने उसको भी अपने कब्जे में लिया ताकि फिंगरप्रिंट्स ले सकें। और इसके बाद लड़के के रिश्तेदार तमाम लोग आए। फादर आर्मी में आसनसोल में पोस्टेड, देसियो, JOC, शायद मैं कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा, तो वो भी आए। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की। पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद उस लड़के को इंट्रोगेट किया, नाबालिग को, और फिर 8 जून 7 को ये खुलासा हुआ और ये पता चला कि जो 8 जून को पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई, बाकायदा मीडिया में, कैमरे पर, जो मैंने दिखाया अभी वारदात में। तो पुलिस की कहानी ये थी कि यह कत्ल 3 से बल्कि 4 और 5 जून की रात को हुआ है, सैटरडे और संडे की रात को, और कत्ल करीब रात 1 से 2 के दरमियान हुआ। माँ, उसकी बेटी और बेटा तीनों एक ही रूम में एक ही बेड पर सो रहे थे। 2 बजे के करीब लड़का या 1 से 2 के बीच में उठा। उसने अलमारी खोली, अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल निकाली और माँ के सर के बेहद करीब से एक गोली मार दी। माँ की मौके पे मौत हो गई। बच्ची गोली की आवाज़ सुनकर उठ गई, डर गई, सहम गई। अब बच्चे ने उसको धमकाया कि अगर तूने रोना धोना या शोर मचाने की कोशिश की तो तेरा भी हाल मम्मी जैसा कर देंगे। बच्ची चुप हो गई। इसके बाद वो अपनी उस छोटी सी बहन को 10 साल की लेकर बराबर के कमरे में जाता है। जिस कमरे में माँ की लाश पड़ी थी उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और दूसरे कमरे में जाकर अपनी छोटी बहन 10 साल की उम्र की, उसके साथ सो जाता है। फिर पुलिस ने ये बताया कि अगले दिन वो सुबह उठता है, फिर क्रिकेट खेलने जाता है, फिर वापस आता है, फिर गेम खेलता है मोबाइल पे, फिर लैपटॉप पे मूवी देखता है। शाम को अपने एक दोस्त को बुलाता है, दोस्त के साथ घर में बैठकर मूवी देखता है। लाश वाला कमरा बंद रखता है ताकि किसी को पता ना चले। पड़ोसियों को बताता है कि माँ बीमार दादी को देखने चाचा के घर गई है। पड़ोसी खाना देते हैं, खुद भी ये बनाता है और इस तरीके से 2 दिन निकाल देता है। बीच में दूसरे दिन से लाश से बदबू आनी शुरू होती है तो ये रूम फ्रेशनर डालता है। लेकिन फिर 7 जून तक आते आते, तीसरा दिन था, गर्मी तेज़, लाश की बदबू तेज़ होने लगी। रूम फ्रेशनर भी काम नहीं कर रहा था तो उसे लगा पकड़े जाएंगे। इसके बाद रात को वो अपने पापा को फ़ोन करता है आसनसोल और कहता है कि एक बिजली वाले अंकल जो घर में आते हैं, उन्होंने माँ से झगड़ा हुआ और उन्होंने मार दिया माँ को। ये सुनकर उसके पापा उसके मामा को फ़ोन करते हैं, बच्चे के यानी कि साधना के भाई को। वो घर आते हैं, देखते अपनी बहन की लाश। उसके बाद पुलिस को खबर, फिर पुलिस आती है। ये सारी कहानी थी। अब पुलिस की कहानी, जो पुलिस के अफसर हैं उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि कत्ल के बाद बच्चा 3 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहा। कत्ल की रात के बाद आराम से सो गया, सुबह उठा क्रिकेट खेलने चला गया, फिर आया गेम खेला, फिर उसने मूवी देखी, खाना खाया, फिर बहन के साथ सो गया, फिर अगले सुबह भी उसका रूटीन यही, खेला कूदा सो गया। और ये सब फिर पुलिस ने बताया कि क्यों, क्योंकि उसको आदत थी, वो गेम एडिक्ट था, पबजी खेलता या ऑनलाइन के दूसरे गेम खेलता और माँ रोकती टोकती। 10वीं में पढ़ रहा था, बोर्ड का एग्ज़ाम है अगले साल,
तो माँ चाहती थी कि पढ़े लिखे, वो गेम में ही बिजी रहता था, तो अक्सर माँ के साथ कहा सुनी होती थी। वो गुस्से में रहता था कि माँ टोका टोकी करती है, उसकी आज़ादी में खलल डालती है, और इसी गुस्से में उसने माँ को मार दिया। ये पूरी पुलिस की कहानी थी। तो पुलिस ने जड़ में बताया कि वो एक गेम एडिक्ट, ऑनलाइन और पबजी दोनों खेलता था, और इसी वजह से माँ का कत्ल किया। अभी कहानी आई, सब कुछ सभी जगह चली छपी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता पुलिस की स्टोरी पे कुछ सवाल आने लगे। और उसकी वजह क्या थी? इसी फैमिली की, जिस फैमिली की साधना, उसके जो परिवार के लोग हैं, उस फैमिली के एक बेहद करीबी शख्स ने कुछ जानकारी लीक करनी शुरू की। और उसने कहा कि ये जो मीडिया दिखा रही है, जो टीवी न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, ये जो आप लोग खबरें चला रहे हैं कि एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसको पबजी खेलने से रोकती थी, गेम खेलने से रोकती थी, टोकती थी, ये गलत है। उस बच्चे ने अपनी माँ को इसके लिए नहीं मारा। तो अब सवाल है कि फिर क्यों मारा? और उससे बड़ा सवाल यह कि फिर पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? पुलिस क्यों कह रही है बाकायदा रिकॉर्ड पर कि पबजी की वजह से उसने कत्ल किया? पबजी के नाम पे सोशल मीडिया में चर्चा हो गई, लोग बातें करने लगे बच्चों को लेकर के। आज की जनरेशन ऐसी है, बच्चे सच में ऐसा करते हैं, कुछ बोलो तो डर लगता है, मारो तो और डर लगता है, पता नहीं क्या कर बैठे। तो एक बच्चे की वजह से सारे माँ बाप और सारी औलादें वो एक तरह से रडार पे आ गई कि आज के तो बच्चे ऐसे ही हैं, जबकि ये सच नहीं है। और पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी, अगर ये गलत है और ये थ्योरी नहीं है, तो फिर ये थ्योरी पेश करने की? अब वो शख्स कौन है जो धीरे धीरे इस फैमिली का करीबी होने के नाम पे इसको लीक कर रहा है? और वो कहानी क्या है जो इस कहानी के पीछे की सबसे असली और सच्ची कहानी है? तो ये सारे सवाल आने लगे। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर अब जो आई वहाँ से शुरू करते हैं। 7 जून को इस कत्ल का खुलासा हुआ। रिकॉर्ड पे यह है कि बेटे ने बाप को फ़ोन किया आसनसोल और कहा कि बिजली वाले अंकल ने माँ को मार दिया है। अब रिकॉर्ड के हिसाब से 7 जून की रात को पिता ने को जब बेटे ने फ़ोन किया आसनसोल, तो पहली बातचीत जो उन दोनों के बीच में हुई वो ही कुल 49 सेकंड, 49 सेकंड तक बात हुई। उसके बाद इस बातचीत के दौरान बेटे ने कहा कि बिजली वाले जो वो हैं उन्होंने मम्मी से झगड़ा हुआ और मार दिया। तो उधर से कहते हैं जो पुलिस इंट्रोगेशन में कि पापा ने कहा अच्छा लाश दिखाओ, मम्मी को दिखाओ। बेटे ने इसके बाद ये फ़ोन काट दिया क्योंकि पहला कॉल वॉइस कॉल था। 49 सेकंड बात हुई, 1 मिनट से भी कम। इसके बाद बेटे ने अब दोबारा कॉल किया और इस बार उसने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने के बाद जब उसने देखा कि सामने उसके पापा हैं, उसने कमरे का दरवाज़ा खोला जिस कमरे में 3 दिन से उसकी माँ की लाश पड़ी थी। उसने लाश दिखाई, उसी कमरे में पिस्टल पड़ा हुआ था एक तरफ। उसने उस पिस्टल को उठाया, दिखाया वीडियो कॉल पे, और उस पिस्टल को दिखाते दिखाते वो कमरे से बाहर आया डाइनिंग टेबल के पास, और डाइनिंग टेबल के पास उस पिस्टल को रख दिया जिस पिस्टल से माँ की मौत हुई है। ये जो दूसरा वीडियो कॉल था, इस पर बाप और बेटे के बीच में कुल 30 मिनट तक बात हुई, 29 मिनट कुछ सेकंड, लगभग आधा घंटा, आधे घंटे बातचीत हुई। अब यहां से सवाल शुरू होता है। पहला, एक बेटा अपने बाप को कह रहा है कि मां का कत्ल हो गया। इसके बाद बाप उधर से कहता है, यहां तक भी सही है कि अच्छा दिखाओ, आजकल वीडियो कॉलिंग में सब कुछ हो सकता है। अब वो लाश देख रहा, इसके बाद वो लाश, पिस्टल सब दिखाया। लेकिन अगले आधे घंटे तक बाप और बेटे के बीच में बातचीत हो रही है। यहाँ पे कई चीज़ें इसलिए नॉर्मल नहीं है। एक, जब किसी को पता चलता है और ये भी है कि शक है कि बेटे ने मारा है, तो पहली चीज़, और उस घर में एक बच्ची भी है 10 साल की, और अगर बेटा ही कातिल है और उसी ने कत्ल किया है तो उस बच्ची को भी खतरा हो सकता है क्योंकि वो चश्मदीद भी है। बाप बेटे से ही बात कर रहा है आधे घंटे तक। इस दौरान में ना रिश्तेदारों को फ़ोन किया, ना पुलिस वाले से बात की, किसी से भी नहीं। और आधे घंटे तक इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ऐसे माहौल में, इसका जवाब नहीं है। लेकिन ये एबनॉर्मल है। दूसरी चीज़, जो पूरी कहानी पुलिस की है कि बच्चा 3 दिन तक कत्ल के बाद कमरे में सोता है, क्रिकेट खेलता है, दोस्त को बुलाता है, मूवी देखता है, उसका कुल मिलाकर व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य। अब 16 साल का एक बच्चा, घर में एक लाश, 3 दिन तक उसी घर में रहता है, खाना खाता है, पिक्चर देखता है, क्रिकेट खेलने जाता है और नॉर्मल रहता है। क्या ये मुमकिन है?
क्योंकि वो ना कोई हार्डकोर क्रिमिनल है और ना ही कोई बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं दिमाग में, जहन में एक डर और एक खौफ भी होता है। लेकिन पुलिस के हिसाब से उसका पूरा बिहेवियर जो था बिल्कुल नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल होने के साथ साथ इन 3 दिनों में बेखौफ भी था कि उसे किसी बात का डर नहीं। तीसरी चीज़, उसने कत्ल किया, उसे मालूम है पकड़ा जाएगा, 16 साल की उम्र है, तो वो घर से भागा क्यों नहीं? वो आराम से भाग सकता था, बेशक बाद में पकड़ा जाता, लेकिन भागा भी नहीं। जब पुलिस उसको ले गई, इंट्रोगेट की, तब भी वो बेशक नॉर्मल, और उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है जैसे उसे डर नहीं, और उसे मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पीछे हैं और इसलिए उसे कुछ होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसके अलावा कि एक बेटा गेम के लिए अपनी माँ से इतनी नफ़रत करे, यहाँ ये भी नहीं है कि सौतेली माँ है, सगी माँ, और ये भी नहीं है कि वो लड़का पढ़ने लिखने में बिल्कुल डफर है, ठीक ठाक स्टूडेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर वो मोबाइल पे एक्टिव है, गेम खेलता है, तो भी अपना एग्ज़ाम, अपना सिलेबस पूरा करता है, तो वहाँ पे भी सब कुछ ठीक। तो गेम की वजह से सिर्फ इतनी नफ़रत कि वो मार दे अपनी माँ को, ये बात भी बहुत मुश्किल से गले से नीचे उतर रही है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? कहते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब उस सैटरडे, यानी कि 3 और 4 जून, या 4 और 5 थी शायद सैटरडे, तो सैटरडे और संडे की उस रात में ही इन सारे सवालों के जवाब हैं। अब यहाँ एक और पॉइंट, उस बेटे ने जो पहली बार अपने बाप से कहा कि बिजली वाले ने आके मार दिया, मम्मी को लड़ाई हुआ, उसी बेटे ने जब पुलिस के सामने बयान दिया तो उसने यही बयान पुलिस वालों के भी सामने दोहराया कि वो एक हमारे, अच्छा, इस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बहुत सारे बिजली के काम, दूसरे काम के लिए आते थे, तो उसने पुलिस के सामने भी कहा। लेकिन पुलिस ने यह बयान दिया कि ये गुमराह करने के लिए दूसरे तीसरे का नाम ले रहा है, जबकि हकीकत में एक कैरेक्टर है, उसका नाम भी है, पर नाम चूँकि अभी ऑफिशियल है नहीं इसलिए मैं अभी ले नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका नाम है। और उस कैरेक्टर के नाम के बारे में कहते हैं जो ये किरदार है, ये नाम वो बच्चा भी जानता है, पुलिस भी जानती है, उस बच्चे के फैमिली वाले भी जानते हैं, लेकिन इस किरदार को सामने नहीं लाया गया। उसकी वजह यह है कि कहते ही है कि इस किरदार को अगर सामने ले आया तो न सिर्फ पुलिस की पबजी की थ्योरी की कहानी झूठी साबित हो जाएगी, बल्कि एक नई कहानी सामने आ जाएगी, एक ऐसी कहानी जो शायद परिवार भी नहीं चाहता कि ज़माने के सामने आए। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, कानून अपनी जगह, पुलिस अपनी जगह, तो पुलिस ने फिर इस पबजी की थ्योरी को क्या हकीकत मान के ही बयान किया, या फिर कुछ छुपाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर बयान किया? तो जो इस परिवार का एक करीबी है, हमारे वहाँ के जो रिपोर्टर है आशीष, उन्होंने इस खबर पे लगातार नज़र रखी भी, तो आशीष श्रीवास्तव ने भी बात की। तो जो करीबी है इस परिवार का, जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं हो सकता, वो सरकारी सेवा में है, उनका कहना है कि जब ये सारी चीज़ें सामने आई, उस बच्चे को पुलिस लेकर गई, फिर फैमिली के लोग इकट्ठा हुए, तो पुलिस तक भी ये कहानी पहुंच गई थी। हालांकि उस बच्चे ने शुरू में ये बयान दिया कि मेरी माँ मुझे टोकती थी, रोकती थी, गेम नहीं खेलने देती थी, बट कोई भी पुलिस ऐसी जल्दबाजी में या बचकानी हरकत नहीं करती कि एक किसी ने कहा और उसने कह दिया कि यही कत्ल का मोटिव है। पुलिस पहले अपने आप इन्वेस्टिगेट करती है, यहाँ तक कि अगर कोई कत्ल करने के बाद कातिल खुद कहता है कि मैंने ये कत्ल किया है, तो पुलिस आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करती, बल्कि फिर भी इंट्रोगेट करती है। क्यों? सिर्फ उसके कहने भर से अदालत में उसको सज़ा आप नहीं दिला सकते, फिर वो कत्ल का हथियार, मोटिव, मकसद, बाकी चीज़ें, सपोर्टिंग एविडेंस आपको ज़रूरी है। तो इसलिए कई बार ऐसा हुआ है कि इकबालिया बयान देने के बावजूद पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ भी पुलिस का ये काम था, तो पुलिस ने फिर ऐसा क्यों किया? तो इस परिवार के इस करीबी ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि दरअसल इस फैमिली की पूरी कहानी पुलिस तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस उससे पहले ही पबजी की थ्योरी फ्लोर कर चुकी थी, एक्सप्लोर कर चुकी थी। तो अब पुलिस ने परिवार के सामने 2 ऑप्शन रखे, 2 विकल्प, ये उस करीबी का कहना है। एक ये कि देखो ये पबजी की थ्योरी जो है, आप इस पे सहमति जता दो, यही थ्योरी रहेगी। अब इससे एक फ़ायदा ये भी है कि इस बच्चे की उम्र 16 साल है, नाबालिग है, तो 16 साल की उम्र में उसको ना जेल भेजा जा सकता है, ना ही उसके खिलाफ आईपीसी की उस 302 सेक्शन के तहत उसके खिलाफ
कार्रवाई की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कानून है उसमें इसको मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम दे दी जाए पूरी सज़ा तो 3 साल। तो ये बच्चा 3 साल रहेगा, वो भी जेल में नहीं, किसी बाल सुधार गृह में। तो वो जेल भी नहीं, एक तरह का घर ही है। लेकिन ये गारंटी है कि 3 साल में वो बाहर आ जाएगा, बल्कि हो सकता है वो 1-2 साल में भी आ जाए, क्योंकि अगर वो ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक कर रहा है, तो उसको पहले भी आप छोड़ देते हैं। क्योंकि बाल सुधार गृह का मतलब ही यही है कि वहाँ पे आए हुए बच्चों को सुधार कर वापस मुख्य धारा में भेजना। तो वो तो 3 साल के अंदर आ जाएगा। और नहीं, अगर हम उस मोटिव के हिसाब से चले और फिर उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की, तो दूसरा विकल्प ये है कि किसी परिवार के दूसरे किसी शख्स को पकड़ा जा सकता है, और वो पकड़ा गया या वो मोटिव के साथ वो सारी चीज़ें आई, तो फिर उसकी सज़ा 3 साल तो नहीं होगी, क्योंकि वो बालिग नहीं है। फिर तो उसके ऊपर पूरा मुकदमा आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत जो जो इस केस में लगेगा वो लगेगा, और फिर उसके लंबे वक्त के लिए अंदर जाने की पूरी गुंजाइश है। तो विकल्प 2 हैं। एक, इस पबजी की थ्योरी को एक्सेप्ट कर लो, बच्चा बाहर आ जाएगा। और दूसरा ये कि नहीं, तो फिर दूसरा होगा, वो लंबा जाएगा और उसके साथ फिर एक दूसरी कहानी आएगी। अब परिवार के सामने अजीब कश्मकश थी, लेकिन परिवार के साथ एक मजबूरी भी थी। जो करीबी है उसका कहना है कि कत्ल का मकसद ही कुछ ऐसा था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि ज़माने के सामने आए, और इसीलिए उन्होंने पहले विकल्प को चुन लिया और पबजी की कहानी आम हो गई कि इस नाबालिग ने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि ये पबजी खेलने से टोका करती थी, जबकि असलियत में मोटिव कुछ और है। और वो मोटिव न पुलिस सामने लाना चाहती है और ना ही परिवार। अब इन दोनों को पता है कि वो मकसद क्या है। अब मुझे नहीं मालूम कि रिकॉर्ड पे ये मोटिव क्या कब आएगा। दूसरा, मुझे ये भी नहीं मालूम कि जो मकसद है, और अगर वो सही है, साबित हुआ जो बताया जा रहा है, तो क्या उसे सामने आना चाहिए। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बड़ा गंभीर भी है। तो मैं खुद ही इसको लेके कंफ्यूज हूँ। लेकिन हाँ, एक सवाल बड़ा ये ज़रूर उठता है कि कानून का काम सच्चाई को सामने लाने का काम है। कानून का काम मोटिव और मकसद को गुमराह करने का काम नहीं है। पुलिस का काम जो सच है वो सच है, जो गुनहगार है जो गुनहगार है, जिस वजह से हुआ उस वजह को सामने लाना, ये सब कानून का काम है, पुलिस का काम है। अब यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें हैं और ये मोटिव गलत तरीके से पेश किया गया है, तो ये भी कानून की नज़र में जुर्म है, गुनाह है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया लखनऊ में आप जिससे भी बात करेंगे, शायद हर एक शख्स इस मोटिव के बारे में जानता है। लेकिन वही है कि जब तक रिकॉर्ड पे नहीं है, आप कह नहीं सकते किसी के बारे में। वो गलत है, एथिकली भी गलत है। लेकिन ये लगभग हर एक कोई मानता है कि जो लखनऊ पुलिस ने पबजी की कहानी सुनाई है वो कहीं से भी सही नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और है। तो ये थी आज की कहानी।